हेलो दोस्तों। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी का आपका जो लीच वाला था, जो लीच वाला सिलेबस छूटा हुआ था अभी, क्योंकि ये यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 का ये मान के चले कि अंतिम चल रहा है, क्योंकि आपने ये पढ़ लिया है मार्फोलॉजी के बारे में। मार्फोलॉजी का मतलब हो गया कि उसके आकार के बारे में आप मेरे हिसाब से पिछली वाली जो क्लास थी वो आप पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि जो जोंक में रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन लीच, लीच में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये चीज अच्छे से समझ लीजिएगा कि जो लीच होता है, लीच में जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है वह क्रॉस टाइप होता क्रॉस है, लेकिन लीच जो होता है, जोंक जो होता है, वह हर्माप्रोडाइट होता है। और हर्माप्रोडाइट का मूल मतलब होता है कि ऐसे जीव जो द्विलिंगी होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों होता है, उसी को हर्माप्रोडाइट कहते हैं। उसी को द्विलिंगी कहा जाता है, उसी को बाइसेक्सुअल भी कहते हैं, उसी को मोनोसियस भी कहते हैं। द्विलिंगी को बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं, उसी को हर्माप्रोडाइट भी कहते हैं, उसी को मोनोसियस भी कहते हैं, और हिंदी में द्विलिंगी कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों होता है। तो लीच जो होता है, जोंक में नर और मादा दोनों होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऑर्गन है टेस्टिस सैक, जो 11th पेयर होता है, 11 जोड़ी होता है, जो 12वें से लेकर के 22वें जोड़ी तक होता है। यानी जो लीच का, यानी जो जोंक है, उसके जो खंड होते हैं, तो लीच का जो खंड होता है उसके खंडों में, ठीक है ना, 12वें से लेकर के 22वें जोड़ी तक जो खंड है उसमें 11 जोड़ी टेस्टिस सैक पाया जाता है इसमें, ठीक है ना। 11 जोड़ी टेस्टिस सैक पाया जाता है, जो गोल होता है, पेयर्ड होता है, और एक एक खंड में एक एक होते हैं, ठीक है ना। जो साइड में लगा होता है, यानी जो खंड होते हैं उसके दोनों साइड में लगा होता है, दोनों तरफ लगा होता है, और दोनों तरफ जो लगा होता है, तो इसमें स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। स्पर्मेटोजोआ को अगर आप ऐसे समझे तो इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, तो इसमें शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद है बाबू दूसरा नंबर टेस्टिस के बाद है वैस इफरेंशिया। ध्यान दीजिएगा, जो वैस इफरेंशिया होता है, ये पतली पतली ट्यूब होती है जो स्पर्म को कलेक्ट करती है, और स्पर्म को कलेक्ट करके वैस डिफरेंस में देता है, वैस डिफरेंशिया में देता है। तो जो आप देख रहे हैं कि टेस्टिस जो है, टेस्टिस है कि 11 जोड़ी होता है, 12वें जोड़ी से लेकर के 22वें जोड़ी तक होता है, दोनों साइड में एक एक होता है, और इसमें जो गोल संरचना होती है और इसमें साइड में लगे रहते हैं, और इसमें स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। अब आप ये देखेंगे कि वैस इफरेंशिया पोस्टीरियर भाग पे, पोस्टीरियर इंड पर होता है, और इसका जो हर एक भाग है वह टेस्टिस से जुड़ा होता है, और ये स्पर्म को क्या करता है, कलेक्ट करता है, और ये किससे ज्वाइंट होता है, डिफरेंस से ज्वाइंट होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो वैस इफरेंशिया होता है वह स्पर्म को कलेक्ट करके लाता है और किसको देता है, वैस डिफरेंस को देता है, वैस डिफरेंस पास खोलता है, ठीक है ना। अब देखिएगा वैस डिफरेंशिया, जो वैस डिफरेंशिया होता है वो क्या होता है, ए पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल, ए पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल डक्ट, एक लंबी सी नली जिसे हम वैस डिफरेंस कहते हैं, 11वें जोड़ी से लेकर के 12वें जोड़ी तक एक्सटेंड होती है, फैली रहती है, ठीक है ना। वैस डिफरेंशिया कहां से कहां तक फैली है भैया, 11वें जोड़ी से लेकर के 22वें जोड़ी तक फैली होती है, एक लंबी ट्यूब जैसी संरचना होती है जिसे हम वैस डिफरेंस कहते हैं। साथ में इसके बाद आता है चौथे नंबर पर इपीडिडाइमिस। देखिए मूल रूप से आप इतना ध्यान दीजिएगा कि जो इपीडिडाइमिस होती है वह क्या करता है, स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है ना। स्पर्म को स्टोर करेगा इपीडिडाइमिस, लीच के अंदर स्पर्म को स्टोर कौन करेगा, इपीडिडाइमिस करेगा, और इसके बाद यह इजेकुलेटरी डक्ट में जाके खुलेगा, जो एक शार्ट छोटी पतली इजेकुलेटरी डक्ट होती है जो एट्रियम से जुड़ी होती है। एट्रियम क्या होता है बाबू, जो एट्रियम होता है, ठीक ना, एक छोटी सी पायरीफॉर्म डक्ट या सैक जैसी संरचना होती है, और यह मिड वेंट्रली, ध्यान दीजिएगा कि यह मिड वेंट्रली हिस्से में 9वें 10वें खंड से जुड़ी रहती है, ठीक है ना। और इट ओपन टू आउटसाइड द जेनाइटल पोर, ध्यान दीजिएगा
कि जो एट्रियम होता है, यह छोटी सी ट्यूब जैसे संरचना, सैक जैसी संरचना होती है, और ये खुलती कहां पर है? बाहर की तरफ खुलती है, बाहर की तरफ खुलेगी जहां से स्पर्म बाहर रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये खुलेगा बाहर की तरफ जेनाइटल पोर के माध्यम से। तो ध्यान दीजिएगा कि जो इसका एट्रियम होता है, यह इजैकुलेटरी डक्ट एट्रियम के माध्यम से बाहर की तरफ खुलेगा। बाहर की तरफ खुलने का मतलब हो गया कि जो मेल जो लीच है उसका जो स्पर्म यानी शुक्राणु है वो बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ एट्रियम, और एट्रियम जहां पे खुलता है वो खुलेगा कहां पे? जेनाइटल पोर में खुलेगा, ठीक है। अब जेनाइटल पोर जो खुलेगा वहां पे, तो जो एट्रियम होता है इसमें दो भाग होते हैं। एक होता है प्रोस्ट्रेट जो यूनिसेलुलर एक ग्लैंड्स होती है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक कोशिका से बनी होती है, एक कोशिका से, ये एक कोशिका से बनी होती है, और ग्लैंड्स मतलब हो गया ये ग्रंथि, ठीक है ना। ये ग्रंथि होती है, एक कोश की ग्रंथि होती है प्रोस्ट्रेट, और उसके बाद इसमें होता है पेनिस सैक। जो पेनिस सैक होता है वो मस्कुलर ट्यूब जैसे संरचना होती है। तो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड पेनिस कापुलेटरी ऑर्गन होता है, और ये कापुलेशन करता है अदर लीज के वेजाइना में। अदर लीज का वेजाइना का मतलब होगा कि जो वेजाइना होता है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेनिस। तो पेनिस के माध्यम से मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में एंट्री करेगा, और ये ऑर्गन जो मेल के स्पर्म को फीमेल की बॉडी में एंट्री करा रहा है उसी को कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं, और वही कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या कहलाता है? पेनिस कहलाता है, ठीक है ना। हिंदी में इसको शिश्न कहते हैं, शिश्न कहते हैं हिंदी में इसको, आधा श न है, शिश्न कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको पेनिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है कि मेल का स्पर्म होता है वो फीमेल के वेजाइना में जब एंट्री कराएगा, पेनिट्रेट कराएगा, तो मेल का जो स्पर्म होता है वो फीमेल की बॉडी में चला, ठीक है। ये था लीच में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में। आप ध्यान दीजिएगा कि जो लीच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मैं स्ट्रक्चर बना करके समझाऊंगा आपको। टेस्टिस हो गया, ठीक है ना, उसके बाद हो गया वैस इफरेंशिया, वैस डिफरेंशिया, और उसके बाद एपिडाइमिस। कितने भाग हो गए? 4। इजैकुलेटरी डक्ट हो गया 5, एट्रियम हो गया 6, ठीक है ना। और एट्रियम में 2 पार्ट्स हो गए, एक प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स हो गई जो यूनिसेलुलर होती है, और उसके बाद एक पेनिस सैक हो गया जो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मेल की स्पर्म को फीमेल की बॉडी में एंट्री कराता है, ठीक है ना। तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में देखेंगे कि इसमें जैसे कौन कौन सा पार्ट्स होता है इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। अब इसका जो पूरा तंत्र बना हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भैया देखेंगे तो इसमें ओवी सैक होता है। ओवी सैक जो ओवरी का सैक होता है, ओवरी मतलब अंडाशय, अंडाशय का जो सैक होता है, जैसे मेल में स्क्रोटम एक जोड़ी होता है और 11वें खंड में होता है, ठीक है ना। और जो नर्व कार्ड होती है उसके दोनों साइड होता है, एक दाहिने एक बाएं, मतलब दोनों साइड, बीच में उसका नर्व कार्ड होता है, ठीक है ना। इसमें सिलोमिक फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है ओवरी, इसको कहते हैं अंडाशय, इसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय जो होता है एक जोड़ी, क्योंकि यहां पर एक जोड़ी है, ये ओवरी है जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम क्या है भैया? ओवम को हिंदी में अंडाणु कहते हैं। अंडाणु क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमिट या फीमेल गैमिट, ठीक है ना, फीमेल गैमिट है जिसको ओवम कहते हैं, उसका शुद्ध नाम है अंडाणु हिंदी में। तीसरा है ओविडक्ट। अब सामान्य से आप समझ रहे हैं कि 2 इसमें ओवरी हैं, राइट और लेफ्ट, नर्व कार्ड के दोनों साइड। ये शार्ट होता है, सिलेंडर होता है ओविडक्ट, और दोनों ओविडक्ट आपस में ज्वाइन होता है कॉमन ओविडक्ट से, जो दोनों सेगमेंट के साथ जुड़ा रहता है ये कई खंड में। जैसे मान लीजिए कि एक ओवरी इधर है, एक ओवरी इधर है, यहां से ओविडक्ट निकला, आपस में दोनों जुड़ गए, ठीक है ना। तो इसको कॉमन ओविडक्ट बोलेंगे, जो आपस में ये दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक कॉमन ओविडक्ट है तो आपस में दोनों जुड़ा रहता है। अब देखिएगा कॉमन ओविडक्ट, ये नली क्या होती है? ये बिल्कुल बीच मिड वेंट्रल ट्यूब होती है, और ये मिड वेंट्रल जो ट्यूब होती है
ये खुलती कहाँ पर है? वेजाइना में खुलती है, ठीक है ना। अब ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा कहाँ खुलेगा? दोनों मिलकर के आपस में, ठीक है ना, वेजाइना के हिस्से में खुलेगा। वेजाइना के जब हिस्से में खुलेगा तो अब वेजाइना क्या होता है? वेजाइना को आप हिंदी में सामान्यतया कहते हैं, वेजाइना जो होता है इसे हिंदी में बोलते हैं ऐसे सामान्यतया योनि बोला जाता है। कुछ तकनीकी कारणों से बीच में व्यवधान हुआ है वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और आएंगी भी। कि इसमें जो आपका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो हिस्सा आप पढ़ रहे थे, इसमें आप ये देखिएगा ध्यान से कि जो इसका मैं आपको बताया था कॉमन ओविडक्ट, जो मिड वेंट्रल सिस्टम में होता है, ट्यूब जैसी संरचना होती है और ये ओपन होता है वेजाइना में, ठीक है ना। तो वेजाइना में जो ओपन होगा तो वेजाइना होता क्या? योनि हिंदी में कहते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि फीमेल का वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल का वह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें मेल का स्पर्म कापुलेटरी ऑर्गन के थ्रू एंट्री करता है, उसी को योनि कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें देखेंगे आप ये मसल्स का, ठीक है ना, पियर शेप्ड होता है, नाशपाती जैसे होता है, ठीक है। मस्कुलर होता है, मस्कुलर मतलब होता है मसल्स का बना होता है, बैग लाइक संरचना होती है, ठीक है, बैग लाइक संरचना होती है, बैग लाइक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है इसका। पोस्टीरियर भाग में होता है 11वें खंड पर, ठीक है ना, 11th पेयर में होता है। और यह एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इसका वेजाइना वाला सिस्टम होता है वो बड़ा होता है, पियर शेप्ड होता है, मस्कुलर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। और इसके साथ पोस्टीरियर बैग लाइक होता है 11th पेयर में। साथ में देखेंगे कि जब इसमें ब्रीडिंग सीजन आती है, ध्यान दीजिएगा, जब इसकी ब्रीडिंग सीजन आती है तो जो लीज का जो वेजाइना वाला हिस्सा होता है थोड़ा लार्ज हो जाता है। लीज का जो वेजाइना वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा लार्ज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका वेजाइना वाला हिस्सा रिप्रोडक्टिव पीरियड में थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, यानी ब्रीडिंग सीजन में वेजाइना वाला हिस्सा थोड़ा सा लार्ज होता है या बड़ा हो जाता है। इसके बाद आप ये देखेंगे कि इसका अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, ठीक है ना, वेजाइना बड़ा भी हो जाता है और अंदर की तरफ फोल्ड भी होता है। अब इसमें देखेंगे कि एल्ब्यूमेन ग्लैंड्स होती है, और एल्ब्यूमेन ग्लैंड्स कहां होती है? ओविडक्ट और कॉमन डक्ट, जहां पे दोनों एक दूसरे को मिलते हैं वहीं पर उसके ऊपर एक कवरिंग होती है थिक लेयर की, जो यूनिसेल्स की बनी होती है, जिसमें जो एल्ब्यूमेन ग्लैंड्स होती है। तो जो एल्ब्यूमेन ग्लैंड्स होती है यह होते कहां पर है? जो लीज का जो जोंक का, ठीक है ना, जोंक में जो दोनों ओवरी होती है, दोनों ओवरी का जो कॉमन डक्ट होता है, ओविडक्ट कॉमन डक्ट, जहां पे ज्वाइंट होते हैं उसी के ऊपर एक मोटी लेयर, ठीक है ना, का बना हुआ यूनिसेलुलर टाइप पतली सी लगभग थिक लेयर का यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होता है, जिसे हम एल्ब्यूमेन ग्लैंड्स कहते हैं। साथ में आप ये देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि जब मेल का कॉपुलेशन और फीमेल का ये जो सेक्सुअल ऑर्गन जब आपस में मिलता है तो होता क्या है? ब्रीडिंग सीजन इसका जो होता है वो मार्च और अप्रैल होता है। मार्च अप्रैल में दोनों की ब्रीडिंग सीजन होती है, और उस ब्रीडिंग सीजन में होता क्या है कि जो ब्रीडिंग सीजन है उस ब्रीडिंग सीजन में यही होता है कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम लगभग 10 और 11 खंडों में होता है। मेल और फीमेल दोनों जुमुख आपस में आकर के वेंट्रली मतलब अपने एक एक वेंट्रली साइड में आकर के चिपकती हैं। मेल का जो कापुलेटरी ऑर्गन होता है वो फीमेल के वेजाइना में एंट्री करता है, ठीक है ना, दो जोक अलग अलग, जबकि दोनों हर्माफ्रोडाइट होते हैं। याद रखिएगा, दोनों हर्माफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन दोनों सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो उसमें होता क्या कि मेल का कापुलेटरी ऑर्गन फीमेल के वेजाइना में एंट्री करता है, ठीक है ना, और फीमेल के वेजाइना में जब एंट्री करता है तो फीमेल के वेजाइना में जाएगा, ठीक है, और वहां पर वो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम मिल करके जाइगोट बनाएंगे, और जो जाइगोट होता है वो लेट डाउन होता है कुकून के साथ। कुकून उसके ऊपर बनता है, लगभग 12-14 mm मोटा एक लेयर होता है जो उसके अंदर वो ढका हुआ उसका जाइगोट होता है। तो कुकून के साथ इसका फॉर्मेशन होता है। ये प्रक्रिया थी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। मैं उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा। कुछ तकनीकी वजह से वीडियो बीच में रुकी हुई है, आप थोड़ा सा केयरफुली ध्यान दीजिएगा, चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है।
तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके पहले आपने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और डायग्राम इनके बहुत छोटे छोटे हैं, डायग्राम बनाने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, डायग्राम बहुत छोटा है। नेक्स्ट जो वीडियो हम देंगे उसमें कुछ एक चीज बताना है आपको कि जो जोंक है उसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो जोंक की वजह से लोगों पे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि जोंक हम लोगों के शरीर से जब खून चूसती है, तो जब खून चूसेगी ना तो हमें दर्द नहीं होता है, तो उसका कुछ क्लिनिकली ट्रीटमेंट भी किया जाता है। और जोंक में आप ये भी देखेंगे कि उसमें कोकून फॉर्मेशन कैसे होता है। तो कोकून फॉर्मेशन और जोंक का जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट है, उसका जो इकोनॉमिकल व्यू जो है, उसका फायदा जो हम लोगों का है उसकी, और उसके बाद मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक वीडियो हम आपको देंगे, एक क्लास आपको देंगे, जिसमें आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में आपको कैसे होता है वो पता चल जाएगा, और उसके बाद कोकून फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके बाद उसमें आपको पता चलेगा इकोनॉमिकली व्यू ऑफ लीच का। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं बाबू कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। मैं एक बार और दोहरा रहा हूँ इस चीज को कि तकनीकी वजह से, कुछ प्रकाश की वजह से वीडियो में थोड़ा बहुत आपको अंधेरापन सा दिखेगा, लेकिन एस्पेक्ट तो यही करेंगे कि ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, समझ में आ भी जाएगी, क्योंकि बीएससी कर रहे हैं तो उतना जो मैंने पढ़ के बताया, आपके पास बुक होगी तो कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ेंगे, इतने बुद्धू है नहीं। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ते रहे। लगभग 3 यूनिट खत्म हो गई, आपको पढ़ना चौथी यूनिट, और चौथी यूनिट आप पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर का। और मैं भी चाहता हूं कि आपका दिवाली से पहले ये पेपर आपका खत्म हो जाए, ताकि ये पेपर खत्म हो जाएगा, आप दोहराएंगे, उसके बाद जो विशेष टॉपिक होगा आपका सेकंड पेपर का उसको भी, और उसके बाद बॉटनी की जो क्लास होगी वो क्लास हम आपको बीच बीच में देंगे, क्योंकि बॉटनी की भी क्लास चलानी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप नोट्स बनाते होंगे, फालतू में नहीं कि नहीं पढ़नी, कोनो रफे पर पढ़ के फेंक देनी, पता नहीं चलल कहाँ गए। ठीक है ना। ये काम कुल मत करिए, नहीं तो ये कर बात कोनो मतलब है ना पढ़ लेकर। ठीक, अगर ये कुल पढ़े के होई तो ऐसा नकल वाला स्कूले में होगा तो कोनो मतलब है ना, खूब मजा होई, एकदम फर्रा मिली दबा के लिखा। ठीक है। लेकिन अगर पढ़े के हो तो कायदे से पढ़िए, रफे पर लिख के सोन पपड़ी ना खाएगा, तो ये काम मत करिए भाई, कायदे से बस बीएससी को आप सीरियस पढ़ लीजिए, काम करेगा आगे जाकर के कैरियर में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, दशहरा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।